कल मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे पास एक वायर है और उसकी वजह से हम डायरेक्शन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको रूल बताया था। कई बच्चों का डाउट था कि सर मेरे को डायरेक्शन अभी समझ में नहीं आई। अगर समझ में नहीं आई है कोई बात नहीं, आज के लेक्चर में समझ में आ जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर बायोट एंड सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ। सो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि जैसे आपको याद होगा कूलम ने क्या बताया था। कूलम ने बताया था कि अगर हम एक चार्ज रखें और इससे आर दूर जाएं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमने मान लिया। फिर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी। चार्ज छोटा होगा तो फील्ड कम, बड़ा होगा तो फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फील्ड कम, एंड वाइस वर्सा। हमें समझ में आ गया था क्योंकि ये ग्रेविटेशन फील्ड के साथ पूरी तरह से मैच करती थी, क्योंकि मास और चार्ज का नेचर बिल्कुल एक जैसा है। दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, दोनों स्टैटिक प्रॉपर्टी है। एक इनर्शिया प्रॉपर्टी है तो दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी है। सो इसका फॉर्मूला और एक मास का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता था और हमें ग्रेविटेशन फील्ड को समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में डिफिकल्टी नहीं आ रही थी। अब ये जो फील्ड है ये नए तरह की फील्ड है क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। तो बायोट एंड सेवर्ट ने बोला कि सुनो, अगर हमारे पास एक वायर हो, ये रैंडम सा वायर है और हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बस अच्छी सी स्टोरी है। हमारे पास एक रैंडम सा वायर पड़ा हो और यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या एक लाइन में निकाल पाएंगे? आंसर आएगा बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। कारण, ये जो वायर पड़ा है ना, इसकी डिस्टेंस यहां से डिफरेंट है, यहां से डिफरेंट है, यहां से डिफरेंट है, यहां से डिफरेंट है। हर पॉइंट से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस सेम नहीं आ रही है, अलग अलग आ रही है। सो पहली बात तो बायोट एंड सेवर्ट लॉ इज अप्लाइड और यूज्ड टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड? वायर की वजह से। तो हम कहानी सुनते हैं। हमारे पास एक वायर होगा, कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, और उसमें एक करंट जा रहा होगा। करंट जाना मैंडेटरी, अगर करंट ही नहीं जाएगा तो फिर तो बात बनेगी नहीं। करंट जा रहा होगा। किसी ने बोला कि सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर पूरे वायर की वजह से तो एक बार में सॉल्व नहीं होने वाली, एक काम करते हैं, हम ना एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, इतना छोटा, इतना सा छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया। दिस पीस और पार्ट हैज करंट, और करंट किधर को जा रहा है? करंट ऊपर को जा रहा है, और हमने मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहां पे। अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि हमने एक जो छोटा सा पार्ट लिया इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। छोटे से पार्ट की भी तो लेंथ होती है ना, तो हम एक छोटी सी लेंथ ले लेते हैं, डीएल। इस वायर में कुछ करंट होगा और वो कितना है? आई। और हमने फील्ड कहां पे निकालनी है? फील्ड निकालनी है यहाँ पे। तो वायर से वहां तक की कुछ डिस्टेंस होगी और वो आर के बराबर होगी। बेटा फिजिक्स अगर पढ़नी है ना तो रटना बिल्कुल नहीं है। आपने ऐसे सोचना है जैसे साइंटिस्ट सोचते हैं, मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सोचना है कि बायोट सेवर्ट लॉ एप्लीकेबल किसके लिए है? वायर के लिए, जिसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। हमने करना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कहां पे निकालनी है? आर डिस्टेंस पे निकालनी है। क्लियर हो गया? अंडरस्टैंड करो। We have this wire and we have taken small part of that wire. That's वो कितने के बराबर है? वो dl के बराबर है। और हमने मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालनी है? r डिस्टेंस दूर निकालनी है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके साथ ही कोई एंगल बनाएगा, कितना होगा ये? थीटा एंगल मान लेते हैं। थीटा क्यों ले रहे हैं? थीटा इसलिए, थीटा इंपॉर्टेंट होगा। पता क्यों इंपॉर्टेंट होगा? अगर हम r डिस्टेंस पे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालें या r डिस्टेंस पे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालें, दोनों का मतलब सेम नहीं होगा। कारण है, जब हम यहां निकाल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि करंट दूर जा रहा है, और जब हम यहां निकाल रहे हैं तो लग रहा है कि करंट हमारे तरफ आ रहा है। इन शॉर्ट, आर इधर होना और आर इधर होना सेम नहीं होता, अलग अलग होगा। इसका मीनिंग यहाँ पे थीटा का इफेक्ट कुछ ना कुछ आएगा। बायोट एंड सेवर्ट ने सबसे पहले बताया कि अगर हम छोटे से वायर एलिमेंट की वजह से किसी डिस्टेंस आर पॉइंट पे, किसी डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम डीबी बोलें, डीबी क्यों बोल रहे हैं? डीबी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पार्ट हमने बहुत छोटा लिया है। कुछ ऑथर इसको बी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, हम मैंने डीबी बोल दिया। छोटे से पार्ट की वजह से जो डीबी आएगा वो डिपेंड करेगा कुछ एक पैरामीटर पे। किस पे डिपेंड करेगा? वायर का लेंथ कितना लिया हमने, छोटा लिया कि बहुत छोटा लिया, डिस्टेंस कितने के बराबर है, एंगल कितने के इक्वल है, और थीटा कितने के इक्वल है। कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ बातें आपको तब समझ आएंगी जब आप सच में एक्सपेरिमेंट करोगे, जो हम कभी करने वाले नहीं है। तो आपने कॉपी पेन एस ले लिया होगा, जैसा मैं आपको रोज बोलता होता हूं, तो आप लिखो बायोट एंड सेवर्ट लॉ, उसमें लिखो बायोट सेवर्ट लॉ is applied, Biot-Savart law is applied
to calculate magnetic field due to current carrying wire if we consider small length dl of wire, then magnetic field due to this length at distance r is dB और नेक्स्ट लाइन से लिखोगे dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिजिक्स में अच्छी बात क्या है, ड्यूरिंग डेरिवेशन बहुत सारी चीजें तो हमारे कॉमन सेंस से पता चल जाती हैं कि वो सही है कि गलत है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है? करंट की वजह से। कम करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड कम आएगी, ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगी। दूसरी बात, अगर हम लेंथ छोटी सी लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम आएगी, लेंथ बड़ी लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगी। सो वी हैव दिस dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? dl। क्लियर हो गया? अगली बात, dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आपको समझ में आता होगा। दुनिया की जितनी भी नेचुरल फील्ड्स है ना, नेचुरल फील्ड, चाहे वो हमारे बल्ब में से निकलने वाली लाइट की फील्ड हो या ग्रेविटेशन फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, सारी की सारी फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। इसका मतलब ये तीन बातें हमें साफ साफ समझ में आ रही हैं। फोर्थ बात मैं लिखने वाला हूं जो शायद तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, तो दिमाग मत लगाना। ड्यूरिंग जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड dB प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। मैंने आपसे बोला समझ में नहीं आएगा, अभी दिमाग मत लगाओ, इतने के बराबर लिख लो। ये ऐसा कुछ होता है जो बायोट-सेवर्ट ने हमें बताया। हम अब इसको सम अप करते हैं। आगे सम अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? dB इज इक्वल टू I dl साइन थीटा। रादर इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, हमें प्रोपोर्शनल टू लिखना चाहिए, साथ में आएगा r²। आपको याद होगा जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, मैं ट्राई करूंगा आपको पैरेलल पढ़ाने का। ये चार्ज था, ये डिस्टेंस था, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वाज कमिंग आउट एज q प्रोपोर्शनल टू q/r²। जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई थी ना, तो हमारे पास कुछ आ रहा था। कुछ क्या आ रहा था? 4π आ रहा था। साथ में एक चीज और आ रही थी जिसको हमने बोला था एप्सिलॉन नॉट q/r²। यहां भी सेम आने वाला है। जब हम dB को हटाएंगे, आई मीन प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1/4π I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r²। एंड जो एप्सिलॉन नॉट यहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ पे कुछ आता है, वो नीचे नहीं आता ड्यू टू सम रीजन। वो रीजन आपको क्लियर होगा बाद में, वो ऊपर आता है। ध्यान से देखा जाए तो ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट लगभग सेम है। 4π कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है। ये किसकी प्रॉपर्टी को बताता है? वैक्यूम या मीडियम की प्रॉपर्टी को बताता है। ये भी वैक्यूम या मीडियम की प्रॉपर्टी को बताएगा। इसको बोलते थे हम परमिटिविटी, याद करो, इसको बोलते थे परमिटिविटी। तो म्यू नॉट का नाम भी कुछ वैसे ही है, बट हमने थोड़ा सा बदल दिया। इसका नाम है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, एंड दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो नीचे लाइन लिखोगे, वेयर म्यू नॉट इज permeability of free space, mu naught is permeability of free space। क्या बोला मैंने? permeability of free space। और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 4π into 10⁻⁻⁷। और we can say mu naught upon 4π is equal to 10⁻⁷। ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, हम इनके बारे में कुछ कर नहीं सकते, ये इतना ही आता है। लेकिन ये SI सिस्टम में आता है। अगर आप SI में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 10⁻⁷, लेकिन अगर हम इसी की वैल्यू CGS में लिखते हैं तो इट कम्स आउट 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक इसमें आता है, CGS में आता है। SI में आएगा 10⁻⁷, CGS में आएगा 1 के इक्वल। क्लियर हो गया? अगर ये CGS होगा तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो सिंपल आइडियल साइन थीटा अपॉन r² आएगा। अदरवाइज हम इसको इसी फॉर्म में कर रहे होंगे। एक और बात ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कांस्टेंट काफी बड़ा होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड आता है, वो काफी बड़ा आता है। जैसे अगर कोई आपसे बोले एग्जाम्पल के तौर पे कि एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, तो तुम्हें शॉकिंग बात नहीं लगेगी। मतलब क्योंकि 10⁻6 न्यूटन पर कूलम मैग्नीट्यूड इज नॉट टू हाई, बहुत ज्यादा बड़ा, ज्यादा तो है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो कांस्टेंट आ रहा है
वो बहुत छोटा आ रहा है। इसलिए अगर कोई तुमसे बोले मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी यूनिट अभी मैं बताने वाला हूं, जिसकी यूनिट होती है टेस्ला, टेस्ला, टेस्ला जो यूनिट आती है वो बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है। बहुत बड़ी यूनिट होने का मतलब, अगर कोई तुम्हें गलती से कह दे कि इस पर्टिकुलर हमारे रूम में इतनी मैग्नेटिक फील्ड है 10⁻6 टेस्ला, तो तुम क्या बोलोगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इतनी हैवी मैग्नेटिक फील्ड बना पाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बना पाना हमारे लिए इजी है। इसका मतलब क्या हुआ? टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, मतलब 1 टेस्ला इज बिग वैल्यू। जबकि अगर मैं बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है और ये बहुत बड़ी वैल्यू है। उसका रीजन है केवल ये वाला कांस्टेंट। बेटा समझ में आ गया मैंने आपसे क्या बोला है? बहुत बहुत अच्छी बात है। लाइन लिखो, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI unit of magnetic field is Tesla. टेस्ला। तो दोबारा देखें हमें यहाँ पे समझ में, मैंने डीबी लिखा था, डीबी की जगह कई बार हम इसको बी भी लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो कोई हमसे बोले μ0/4π की यूनिट कैलकुलेट करो, तो आप क्या लिखोगे? b × r स्क्वायर अपॉन I dl sin थीटा। ध्यान से देखो बेटा, व्हाट इज दिस? टेस्ला, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, एम्पियर, और ये कुछ नहीं होता। इसका मतलब μ0/4π की यूनिट क्या चीज आएगी? वो आएगी टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। कोई आपसे वैसे पूछ सकता है कि μ0/4π की SI यूनिट क्या होती है, तो तुम क्या बोलोगे? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट और होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। जहां भी तुम पढ़ोगे ना वेबर पर मीटर स्क्वायर, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको वेबर कहां से आया। वो फ्लक्स की यूनिट होती है, वो एक डिफरेंट कहानी है। तो अगर आप कहीं बुक में पढ़ोगे ना गलती से इसकी डिफरेंट यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो अभी उसको अंडरस्टैंड नहीं करना, आप उसको टेस्ला मान के चलना। अभी तक मैं केवल आपको टेस्ला समझा रहा हूं। सो दिस इज अबाउट दिस बी। सपोज करो कोई आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछता है, ध्यान से देखना बेटा। कोई आपसे कहता है कि देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमारे पास एक छोटा सा वायर है, इतना छोटा सा, बहुत छोटा मतलब 1 मिलीमीटर। और कोई आपसे कहता है कि बताओ यहाँ पे इधर कहीं कितना दूर? 2 मीटर दूर। कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। ये कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट। और कोई तुमसे कहता है फाइंड बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? मैंने बड़े शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फाइंड बी एट पी। बी जहां लिखूंगा वहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। आपको देता हूं 30 सेकंड का टाइम, ट्राई करो। और आप सबकी अटेंडेंस होगी क्लास के बाद में, क्लास के पहले नहीं। सो आई थिंक ये क्लियर है। तो अगर हम यहां पे लिखते हैं B इक्वल टू, क्या लिखेंगे? μ0/4π। अच्छा एक चीज रह गई, वो क्या रह गया? वो रह गया कि इस वाले वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो तो रह गया ना। तो इस वायर में हम मान लेते हैं करंट जा रहा है 2 एम्पियर। ऐसे रैंडमली ले लिया मैंने, कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर। सो फॉर्मूला इज μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। सही जवाब है, ये आएगा 10⁻⁻7 इंटू व्हाट इज I? I is 2. What is length? 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻⁻3। What is theta? 45। कितना वैल्यू आएगा? 1/√2 डिवाइडेड बाय कितना? r कितना था? 2 का स्क्वायर। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। इस वाले 2 ने इस वाले 2 को मार दिया, नीचे कितना आ जाएगा? 2√2। सो आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर आएगा नीचे, इधर है 10⁻⁻7, इधर है 10⁻⁻3, कितना हो गया? 10⁻⁻10, और नीचे कितना आ जाएगा? 2√2। सो ऐसे सिंपल इसी फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग। b कितना आएगा? 1/2√2, और ऊपर आएगा 10⁻⁻10। क्या? टेस्ला। दिस मच मैग्नेटिक फील्ड। यू कैन सी ये बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। परफेक्ट हो गया, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। सो हमें अभी मालूम चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड छोटे से पार्ट की वजह से कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ और बातें, एक केस की बात करते हैं। वी स्टडी केस 1। कोई तुमसे बोले कि हमारे पास एक वायर है, एक वायर, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, और इसके ठीक सामने एक पॉइंट है, यहाँ पे इसको हम P बोल रहे हैं। P कहाँ पे? इस वायर के ठीक सामने।
कोई तुमसे बोले फाइंड बी एट पी, आंसर क्या आएगा? सोच के बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी सोचो। इस वायर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, छोटा छोटा सा टुकड़ा। लेट्स से वी कंसीडर दिस एज स्मॉल पीस। हम इसको छोटा सा पार्ट लेते हैं, इतना छोटा सा। कौन सा पीस है बेटा? ये है डीएल। ऐसे बहुत सारे डीएल होंगे। तुमने कहा निकालनी है फील्ड बी पे। सबसे पहला काम क्या करते थे? बैक जाते हैं, बैक जाते हैं, बैक जाते हैं। सबसे पहला काम क्या करते थे? जिस डीएल की वजह से निकालना होता था वहां से वहां तक लाइन ज्वाइन कराते थे और दोनों के बीच का एंगल निकालते थे। बहुत अच्छी बात है। बैक जाते हैं दोबारा से। देखो बेटा, जिस डीएल की वजह से निकालना है यहां से एक लाइन ज्वाइन कराते थे, कहां तक? वहां तक। और इस लाइन को क्या बोलते थे? आर वेक्टर। मैं प्रॉपर फिजिकल फॉर्म में ज्वाइन करा देता हूं। ये आ गया हमारे पास आर वेक्टर। आर वेक्टर किधर है? राइट में। और डीएल वेक्टर भी किधर है? राइट में। तो अगर मैं तुमसे बोलूं सॉल्यूशन में कि बताओ बेटा थीटा कितना आएगा, तो तुम क्या बोलोगे? 0। बाकी की कहानी खत्म हो गई। कोई तुमसे बोले बी बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 0 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 0 पता कितना होता है? 0 होता है। आंसर कितना आएगा? 0। एक चीज सोचो आप, इस छोटे से पार्ट की वजह से पी पे 0 आ रहा है, तो इस वाले पार्ट की वजह से, इस वाले पार्ट की वजह से वी कैन कंसीडर एज मेनी पार्ट्स इन वायर, बट पी पे नेट फील्ड कितनी आएगी? 0 के बराबर आएगी। हम बहुत बेसिक और बहुत इंट्रोडक्टरी बातें पढ़ रहे हैं। ये इंट्रोडक्टरी बातें अगर आपके दिमाग में चले जाएंगी तो पूरा चैप्टर बहुत आराम से समझ आएगा, क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी समझ में आती है, मैग्नेटिक फील्ड समझने में मुश्किल नहीं आएगी। सो ये टॉपिक बहुत ध्यान से समझो। सो यस, ये भी आ गया। एक काम करते हैं, इसी में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। केस 2, सेम वायर। अब पी पे नहीं निकालते, हम क्यू पे निकालते हैं। अब दोबारा मैं डिस्क्राइब नहीं करने वाला, तुम बताओ क्या होगा? आंसर फिर से 0 आएगा। कारण ये है कि ये डीएल होगा जिसकी डायरेक्शन कहां पे होगी? राइट साइड में। और आर वेक्टर किधर होगा? लेफ्ट साइड में। दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल नहीं आएगा। कितना आएगा पता? 180 आएगा। तो अगर हम बी निकालते हैं क्यू पॉइंट पे, तो आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 180 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे बेटा? आर स्क्वायर। परफेक्ट हो गया। तो उसके हिसाब से हम जानते हैं साइन 180 भी कितना होता है? 0। सो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इससे क्लियर हो गया कि वायर के सामने वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितनी आती है? 0 के बराबर आती है। आपको याद होगा जब हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हमने पहले सबसे पहले शुरुआत कहां से करी थी? हमने सबसे पहले ऐसे करा था कि हमारे पास एक चार्ज था और इसकी वजह से हम आर डिस्टेंस पे यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। बच्चों याद है? फिर किसी ने हमसे बोला कि एक काम करो, ये रिंग चार्ज है, रिंग चार्ज, और इस पे प्लस है पूरे में, और बताओ यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? तो हम क्या करते थे? सॉल्व कैसे करते थे? ऑल्दो 0 आती थी हमें मालूम है, लेकिन सॉल्व कैसे करते थे? हम सबसे पहले छोटा सा चार्ज लेते थे, उसकी वजह से फील्ड निकालते थे, फिर कुछ दिमाग लगाते थे, फिर आंसर आता था, है ना? और ये सेंटर था और E एट C आता था 0 के बराबर, ये हमें मालूम है। हम सेम बातें पढ़ने वाले, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था वही पढ़ने वाले। क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था रिंग चार्ज की वजह से फील्ड, हमने पढ़ा था लाइन चार्ज की वजह से फील्ड। हम यहाँ सेम पढ़ने वाले हैं। हम क्या करेंगे? एक सर्कुलर वायर होगा जिसमें करंट भाग रहा होगा और हमसे कहा जाएगा बताओ सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। एंड कमाल की बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो फील्ड 0 होती है, लेकिन मैग्नेटिक्स में 0 नहीं आती है। सिमिलरली हमारे पास एक वायर होगा जिसकी वजह से हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को, जैसे स्ट्रेट वायर होगा उसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। सो वी स्टार्ट। सो पहला पॉइंट है और वो है मैग्नेटिक फील्ड at the center of loop। मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ लूप मतलब हमारे पास एक लूप होगा कुछ ऐसा, और इसमें करंट चल रहा होगा कुछ ऐसे, और कोई हमसे बोलेगा कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ यहाँ पे। अब ये बहुत फर्स्ट आर्टिकल है हमारा मैग्नेटिक फील्ड को समझने का। ये समझ में आ जाएगा तो बाकी के आर्टिकल धीरे धीरे करके हमें समझ में आने शुरू हो जाएंगे। सो इस पे हम बहुत आराम से धीरे धीरे करके समझेंगे। ये लूप है और हमने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सबसे पहला सवाल आता है कि कैसे निकालें, तो बायोट एंड सेवर्ट लॉ लगाते हैं। बट बायोट एंड सेवर्ट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर होल वायर, बट एप्लीकेबल फॉर स्मॉल स्मॉल पॉइंट या स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट, उसके लिए एप्लीकेबल होता है।
तो हम ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले इस पूरे रिंग का एक टुकड़ा ले लेते हैं। सो वी कंसीडर स्मॉल पार्ट ऑफ दिस रिंग, इतना छोटा सा पार्ट ले लिया, डन हो गया। इतना छोटा सा पार्ट ले लिया और इतने छोटे से पार्ट की वजह से हमें कहां पे फील्ड कैलकुलेट करनी है, हमने कैलकुलेट करनी है सेंटर पे। परफेक्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक लाइन ज्वाइन कराएंगे, परफेक्ट, और ये 90 डिग्री एंगल होगा। अंडरस्टैंड करो, मैं साइड में डायग्राम बनाता हूं। ये वायर था, याद है, हमने फील्ड यहां पे निकालनी थी। फिर हमने क्या करा था, एक छोटा सा वायर एलिमेंट लिया था डीएल, और फिर हमने यहां से यहां तक लाइन ज्वाइन कराया था। इसको हम क्या बोलते थे, आर वेक्टर, और इसको हम बोलते थे थीटा। यहां चेक करो, यहां पे डीएल एलिमेंट किसको बोलने वाले हम, डीएल एलिमेंट बोलने वाले इसको, और आर वेक्टर किसको बोलते थे, आर वेक्टर बोलते थे डीएल एलिमेंट से वहां तक ज्वाइन कराते थे जहां पे फील्ड कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे फील्ड कहां पे निकालनी है, सेंटर पे निकालनी है। तो हम लाइन ज्वाइन कहां से कराएंगे, यहां से कराएंगे, और ये ऐसे कुछ होगी, और दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 के इक्वल आएगा। परफेक्ट हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, पूरे रिंग की वजह से निकालेंगे कि छोटे से वायर की वजह से निकालेंगे, तो पता चलेगा छोटे से वायर की वजह से निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ dl is dB इक्वल टू, स्मॉल लेंथ dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, dB, और dB कितने के इक्वल होगी, फॉर्मूला याद करो, μ0/4 पाई I dl साइन कितना, सोचो, इस वाले केस में थीटा होता था, यहां पे कितना आएगा, ये 90 के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइडियल साइन 90 डिवाइडेड बाय क्या लिख रहे होंगे, आर स्क्वायर। सुनो, इस वाले केस में आर कोई भी डिस्टेंस होता था, कोई भी, लेकिन इस वाले आर्टिकल में आर कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा, बट आर क्या होगा, सर्कल का रेडियस होगा, ये चीज होगा आर, और उसको हम बोल देते हैं लेट्स से ए मान लेते हैं, सही रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइडियल साइन 90 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ए स्क्वायर। अंडरस्टैंड करो, हमने बायोट सेवर्ट फॉर्मूला लगाया, dB इक्वल टू μ0/4 पाई सो एंड सो। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा dB इक्वल टू μ0/4 पाई I dl डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग बेटा, हम करेंगे ए स्क्वायर। एक बात समझने की है, मैं दोबारा डायग्राम यही फिर से बनाता हूं इसी जगह ना, एक बात समझने की, पता क्या है, इस पूरे वायर में करंट हर पॉइंट पे अलग अलग है कि सेम है, हर पॉइंट पे करंट कैसा है, सेम है। सो आई कैसा चीज है, आई इज एक्चुअली कांस्टेंट। व्हाट अबाउट ए, ए इज कांस्टेंट, क्योंकि हम कहीं से खड़े होकर देखें रेडियस तो सब जगह से सेम आ रही है। और μ0/4 पाई के बारे में क्या सोचते हैं, μ0/4 पाई इज आल्सो व्हाट, कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है डीएल। अब हमारे साथ एक बहुत बड़ा रिस्क है, रिस्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझना। इस वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, कहां पे आएगी, सेंटर पे आएगी। मैग्नेटिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी और उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, अभी चेक करेंगे कहां पे होगी, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। एक और बात, इसके ठीक सामने एक एलिमेंट है ये वाला, इसकी वजह से भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अगर गलती से इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आएगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आएगी, अगर वो आपस में कैंसिल हो गई, अगर आपस में कैंसिल हो गई तो नेट फील्ड हमेशा 0 आएगी। कारण, इफ दिस पार्ट कैन कैंसिल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस पार्ट, देन पक्का है यहां पे एक छोटा सा पार्ट होगा, फिर यहां भी तो पार्ट होगा। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको कैंसिल कर देगी तो ये बात मान लो सर्टेन हो गया कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेगी, फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको करेगी, फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको कैंसिल करेगी, फिर सेंटर पे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुमने पूरे लूप को चेक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने अभी बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जिस डायरेक्शन में आएगी, क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी सेंटर पे उसी डायरेक्शन में आएगी कि नहीं आएगी। अगर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 क्या नहीं होगी।
अगर सेम डायरेक्शन में आएगी तो जीरो नहीं होगी, लेकिन गलती से ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो जीरो होगी। मैं आपको फिर 30 सेकंड का टाइम देता हूं, तुमने बताना है। मैं इसको नाम लिखता हूं ए और बी, इसको बोलता हूं मैं सी, और नीचे लाइन लिखता हूं .1, और .1 में मैं लिखता हूं डायरेक्शन, जिसमें हम लोग कल अटक रहे थे, याद है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी एट सी। एक काम करो आप लोग, अगर पेन हाथ में पकड़ा है तो नीचे रखो, अपने राइट हैंड को, अपनी कॉपी को सामने रखो, रख लिया? अपने हाथ को फैलाओ, ऐसे फैलाओ कि पाम ऊपर रहे, पाम ऊपर को रहे। अगर पाम ऊपर रहेगी तो आपका राइट हैंड, ध्यान रखना राइट का मतलब राइट होता है, अगर पाम ऊपर को रहेगी तो आपका जो राइट हैंड है उसका थंब राइट को रहेगा। चेक करो, शायद समझ में आ गया होगा। आपका थंब ऐसे होगा, देखो ऐसे होगा कुछ, और अपनी फिंगर को कहां पे पॉइंट करना होता है? सेंटर की तरफ। क्यों? क्योंकि फील्ड कहां पे निकालनी है? तो मैं सेंटर पे। अपनी फिंगर को ऐसे करके रखो। सही है जी, वेरी गुड। आपकी फिंगर कहां पे है? सेंटर की तरफ। पुश ऑफ पाम किधर आएगी बेटा? याद करो, पुश ऑफ पाम अंदर को के बाहर को? पुश ऑफ पाम कहां पे आएगी? बाहर को। बेटा पहली बात तो 2-3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले पॉइंट राइट हैंड, दूसरा पॉइंट थंब को कहां पे करना है? करंट के डायरेक्शन में। तीसरा पॉइंट फिंगर को कहां पे करना है? जहां पे फील्ड निकालनी है। कहां पे निकालनी है? सेंटर पे। कर लिया? चौथा और आखिरी पॉइंट, पुश ऑफ पाम। पुश ऑफ पाम नीचे को आएगा कि ऊपर को आएगा? ऊपर को आएगा। तो बेटा फील्ड कहां पे होगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी एट सी इज आउटवर्ड। क्या आपको बात समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। एक और काम करते हैं, ये डायग्राम एक बार फिर बनाता हूं मैं यहाँ पे, सो दैट बैक नहीं होना पड़े। फिर डायग्राम बना लिया, और करंट कैसे जा रहा है? ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे और ऐसे। डन। दोबारा फील्ड हमने निकालनी है यहाँ पे। अब किसकी वजह से निकालनी है? अब निकालनी है बेटा ऊपर वाले पार्ट की वजह से। ऊपर वाला पार्ट है ये वाला। ऐसा करते हैं, इसको हम बोल देते हैं सी डी। सही रहेगा? सी डी। दोबारा सेम काम करेंगे। अब अपनी कॉपी को घुमा लो, ज्यादा अच्छा होगा। अपनी तरफ घुमा के देखो, सी डी। करंट किधर जा रहा है? करंट इधर जा रहा है, राइट। अपने थंब को कहां पे करोगे? अपने थंब को बेटा अलाइन कहां पे करोगे? थंब को अलाइन करोगे करंट के डायरेक्शन में। समझ आया? ऐसे। और फिंगर्स को दोबारा कहां पे करोगे? इधर की तरफ। समझ आया? बहुत ही बढ़िया। कितना सुंदर हाथ बन गया आपका, वेरी गुड। अगेन पुश ऑफ पाम किधर आएगा? चेक करो, पुश ऑफ पाम अभी भी किधर आएगा? चेक करो बेटा, पुश ऑफ पाम कहां पे आएगा? बाहर को। तो अगेन हम क्या बोलेंगे? फील्ड। यहां पे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सी। इसको हम सी बोल रहे हैं ना, सी दो हो गए लेकिन कोई बात नहीं है, सी है। एट सी ड्यू टू सी डी इज कहां पे आएगा? अगेन आउटवर्ड। इज दैट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आएगी? आउटवर्ड। परफेक्ट हो गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं कैलकुलेट करनी है तो कैंसिल हो रही है कि ऐड हो रही है? बेटा ऐड हो रही है। ध्यान से देखो, इसकी वजह से भी कहां पे आ रही है? बाहर को। और इसकी वजह से भी कहां पे आ रही है? बाहर को। मतलब इट इज नॉट दी सिमिलर एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा था? जब हम रिंग ले रहे थे ना ऐसे वाली, देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट सामने होती है। डायरेक्ट सामने का मतलब ये इधर आती है और इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आती है। कैंसिल हो गई, खत्म हो गया। बट यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। क्लियर? ये आउटवर्ड होगा। बहुत अच्छी बात है जी। हम दोबारा शुरू करते हैं। तो अगर हमें समझ में आ गया कि इस वाले पार्ट की फील्ड बाहर को, इस वाले पार्ट की फील्ड बाहर को, इस वाले की बाहर को, आउटवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड, सबकी वजह से क्या होगा? आउटवर्ड आएगा। जब सबकी वजह से आउटवर्ड आएगा तो क्या करते हैं? सिंपल एडिशन करते हैं। सिंपल एडिशन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। ये हमने निकाल लिया डीबी, किसकी वजह से? इसकी वजह से। इस वाले की वजह से भी सेम आएगा, इसकी वजह से भी सेम, इसकी वजह से भी सेम। हम क्या करेंगे? सबकी फील्ड को क्या कर रहे होंगे बेटा? ऐड कर देंगे। तो हमने क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। उसमें ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। फिर वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है केवल डीएल। तो हम लिखने वाले हैं आगे, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर इंटू डीएल ऐसे। तुम सोचो डीएल का इंटीग्रेशन कितना आएगा? इसको हम क्या बोलते हैं? डीएल। इसको क्या बोलते हैं? डीएल, डीएल, डीएल।
बेटा DL क्या बन जाएगा, L मतलब 2 पाई r। सो dB का इंटीग्रेशन आएगा B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई a स्क्वायर, और बेटा क्या लिखेंगे इसको हम, 2 पाई r। सो व्हाट डू वी गेट फाइनली, म्यू नॉट I बाई 2r इस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया, म्यू नॉट I बाई 2r। तो मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम है कुछ इस तरह से कि ये वायर है और ये करंट ऐसे जा रहा था, ये सेंटर है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट I बाई 2r। अब हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, याद है मैंने ये समझाया था आपको। डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड। क्लियर। एक और काम करते हैं, एक और नेक काम करते हैं। अब हम सेम लेते हैं और करंट को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे। क्लियर हो गया। अब हम करंट को ऐसे घुमाते हैं, जब करंट ऐसे घूम रहा होगा, अब हमें कैलकुलेट करना है सेंटर पे कितनी फील्ड आएगी। ध्यान से देखो क्या बदला। What has changed? Nothing has changed except क्या बदल गया, डायरेक्शन बदल गई। बेटा इस वाले में कहां पे था डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कहां पे होगी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। अगर ये फील्ड बाहर को आ रही थी, कॉमन वाला सेंस लगाओ, अब कहां पे आएगी फील्ड, अब अंदर को आएगी। क्लियर हो गया। तो अगर अंदर को फील्ड आएगी तो फिर हम आंसर क्या निकालेंगे, सेम निकालेंगे। क्या लिखेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2r, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रॉस। आई होप आपको समझ में आ गया, परफेक्ट है। सो दिस इज द वैल्यू। वैसे आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो। कैसे करोगे, इस वाले पॉइंट पे थंब रखो, थंब किधर करोगे, थंब इधर करोगे, फिंगर कहां पे, इधर करोगे, तो आपकी पाम ऊपर को रहेगी कि नीचे को झुक जाएगी, आपकी पाम नीचे को झुकेगी, तो यहाँ पे फील्ड किधर आएगी, इनवर्ड आएगी। बट फिर भी अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो दूसरी बात के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वी कैन गेट दिस आंसर। यार ये देखो, ये सर्कल है, इस पे करंट इधर जा रहा है। अब तुम्हारे पास राइट हैंड पता है तुम लोग को कौन सा है, अपना राइट हैंड बाहर निकालो सबसे पहले। लेफ्ट को राइट मत कर देना। कई बच्चों की आदत होती है वो लेफ्ट से लिखते होते हैं, उसी को वो राइट समझने की गलती कर देते हैं। तो आज मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ बढ़िया वाला। राइट मतलब राइट होता है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट होता है। राइट हैंड को बाहर निकालो और अपने फिंगर को जोड़ के रखो, और थंब को कैसे करना, थंब को फिंगर्स के साथ चिपका के नहीं रखना, ओपन करके खोल के रखना है, जिससे आपका थंब और आपकी फिंगर्स राइट एंगल बनाए। ठीक है। अब तुमने क्या करना है, अपने राइट हैंड फिंगर को, ध्यान रखना, राइट हैंड थंब को इसके अलोंग करो, करके देखो थंब कैसा हो जाएगा। थंब हो जाएगा ऐसा, ऐसे देखो इधर को हो जाएगा, ऐसे हो गया ना थंब। और आपकी उंगलियां कहां पे करनी है, यहाँ पे सेंटर की तरफ। क्यों, क्योंकि फील्ड तुमने सेंटर पे निकालना है। तो फिंगर को तुम सेंटर की तरफ अलाइन करके देखो, अलाइन करो, वाह ये होगी आपकी फिंगर। देखो ये फिंगर आपकी होगी ना, और ये आपका पूरा हाथ हो गया। अब एक बात बताओ यार, राइट हैंड को अगर तुम ऐसे रखोगे तो आपकी पाम नीचे को होगी कि ऊपर को होगी, जल्दी बोलो। आपकी पाम नीचे को आएगी कि ऊपर को, पाम ऊपर की तरफ आएगी। और पाम ऊपर की तरफ आएगी मतलब आपकी पाम जो धक्का मारेगी वो कहां पे मारेगी, ऊपर को। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आएगी, इधर बेटा, इधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो। डन हो गया, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बता रहा। ठीक है जी। तो ये हमें एक बात समझ में आ गई कि ये ऐसा कुछ आंसर आता है। जैसे कोई आपसे बोले एक एग्जांपल छोटा सा, कॉपी पेन, कॉपी पे लिखो जल्दी से। there is a wire of length 10 meter is molded into a circle. There is a wire of length 10 meter is molded into a circle. It carries current 2 ampere. It carries current 2 ampere. Calculate magnetic field at the center. Calculate magnetic field at the center. 30 सेकेंड, जल्दी करो। बच्चों हो गया, चलो देखते हैं। यार हमारे पास एक वायर था, ये ऐसे कुछ वायर था, कितना लंबा, 10 मीटर। हमने क्या बना दिया इसको, हमने इसको बना दिया राउंड राउंड सर्कल, और इसकी रेडियस होगी कितने के बराबर, आर के बराबर।
तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या बोलेंगे 2 पाई आर, और वो कितने के इक्वल आएगा, लेंथ के इक्वल, कितना है 10 मीटर। क्लियर। तो यहां से आर कितना आएगा बेटा, आर आएगा 10/2 पाई, मतलब 5/पाई मीटर। चलो बहुत अच्छी बात है यार, आर तो निकल गया। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। ओ ये कहां लग गया मैंने, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। गड़बड़ हो गया। ओके डन। सो वी हैव दिस आर इक्वल टू 5/पाई, हमें दिख गया, और ये हमारा लूप बन गया, और एग्जांपल है, और हमें निकालना है सेंटर पे बी, एंड दैट बी इज इक्वल टू, याद करो फॉर्मूला अभी अभी सॉल्व करा था, क्या था वो, म्यू नॉट आई बाय कितना आ रहा था बेटा 2r, सही है। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू याद करो, म्यू नॉट कितना होता था, म्यू नॉट होता था बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, याद आ गया, मल्टीप्लाई बाय आई कितना था, आई हमने लिया था 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2, हाउ मच इज आर, आर इज 5/पाई। परफेक्ट है। तो यहां से वैल्यू कितनी आने वाली है, यहां से आने वाली है बेटा 2 से 2 तो हमने कैंसिल कर लिया, ऐसा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आने वाली है 4/5, साथ में आएगा पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। अगर आप चाहते हैं तो और सिंप्लीफाई कर दो, नहीं चाहते तो हम यहाँ पे लीव कर सकते हैं, और ये हमारा आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बच्चा पूछेगा सर ये बताओ इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इसका आंसर पता क्या होगा, इसका आंसर होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें ये गिवन नहीं है बिल्कुल भी कि करंट क्लॉकवाइज है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है। सो आई कैन नॉट आंसर वेदर मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड और मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। बहुत अच्छी बात है। चलो कुछ और बातें करते हैं। ये हमारे पास एक लूप है जिसका रेडियस आर के इक्वल है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और वो करंट कुछ आई के इक्वल है। क्लियर, ऐसे कुछ करंट चल रहा है, और कोई बोले मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आपने कहा सर आसान है, म्यू नॉट आई बाय हाउ मच 2r, खत्म हो गया। एक बात सोचो, अगर हम इसमें 10 टर्न्स कर दूं, चलो 10 नहीं पहले 2 कर देते हैं। बेटा एक बात बताओ, जब ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मैं इसके 2 टर्न कर दूं 1 एंड 2, तो तुम्हें क्या लगता है मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी कि डबल हो जाएगी? ऑफ कोर्स डबल हो जाएगी, क्योंकि कोई लूप किसी को कैंसिल नहीं कर रहा है। हम जितने ज्यादा लूप बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर 3 लूप्स कर देंगे तो 3 टाइम्स होगी, और n लूप कर देंगे तो n टाइम्स होगी। छोटी सी लाइन लिखो कॉपी पे, मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular loop having n turns. Magnetic field at the center of circular loop having n turns. कैसे? 1 2 3 4 5, बट ध्यान रखना गलती से ये इतने ज्यादा टर्न्स ना हो कि ये ऐसे हो जाए। देखो ऐसे, अगर गलती से ऐसे हो गया, इसका आंसर वो नहीं आएगा जो मैं लिखने वाला हूं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका रेडियस डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, फिर थोड़ी ना सेम आंसर आएगा। ये कब आंसर आएगा? जब हम ये मान के चलेंगे कि ऑल लूप्स आर लाइंग एट द सेम प्लेस। एक्सपेंशन ऑफ लूप्स इज नॉट अलाउड इन दिस केस। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब हम इस वाले आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिसमें लूप्स कहां पे हैं, बस वही वही है, मतलब दे आर लाइक हैविंग सेम रेडियस। क्लियर? कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स। और अगर n टर्न्स होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी बेटा? म्यू नॉट, याद करो, I बाय 2r। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? एक टर्न। 2 टर्न हो गए तो 2 टाइम्स, और n हो गए बेटा तो क्या लिखेंगे? n टाइम्स। सो दिस द आंसर, म्यू नॉट I n बाय 2r, और म्यू नॉट n I बाय 2r। अगेन डायरेक्शन कहां पे होगी? डायरेक्शन इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है, डिपेंड करेगा करंट किधर को फ्लो कर रहा है। डन हो गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, अगर हाफ लूप हो तो हाफ लूप हो तो तब भी सही है, क्योंकि यहाँ पे n लिखा है ना, n तो किसी के लिए एप्लीकेबल है, n कैन बी 1, कैन बी हाफ, कैन बी 2। तो अगर हाफ लूप हो तो फिर से लाइन लिखो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू हाफ लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू हाफ लूप। आधा लूप है आपकी बारी, आधा लूप होगा तो हम ऐसे होंगे।
और अगर हम ऐसे होंगे तो आंसर कितना आएगा, तो तुम बोलोगे सर सेम सेम, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ के बराबर। b कितना आएगा, म्यू नॉट I/2r, और n को कितना लिखेंगे हम, हाफ। b कितना बन जाएगा, म्यू नॉट I/4r। अब मैं आपको सिखाता हूं शॉर्टकट। शॉर्टकट सीखो तुम पहले, रुक जाओ। ये हमारे पास लूप है, ठीक है, ये लूप है। हम यहाँ पे फील्ड निकालते थे, जब हमने डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी तो डीबी निकल रहा था। अगर 2dl होता तो 2db निकलता, 3dl होते तो 3db निकलता, 4dl होते तो 4 टाइम्स निकलता। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है यार, बहुत सिंपल है। जैसे जैसे इस लूप की लंबाई बढ़ते जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड का मल्टीप्लीकेशन उतना बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर हम पूरा लूप ले रहे होंगे तो बहुत सारे डीएल हैं, बहुत सारे डीएल हैं। अगर हम आधा लूप लेंगे बेटा तो कितने डीएल हैं, आपकी बारी, उतने से आधे डीएल हैं। तो इस केस में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड वुड अपीयर हाफ ऑफ दिस प्रीवियस वैल्यू, सो इट विल बी हाफ। तो कोई तुमसे मजाक मजाक में पूछ ले कि यार 1/4 लूप है, 1/4 मतलब 1/4, और कोई तुमसे पूछे कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, सो तुम क्या बोलोगे, आपकी बारी। मतलब इफ वी कंसीडर होल लूप then magnetic field is B, we consider half loop, it is half. If we consider 1/4, मैं आपको शॉर्टकट समझा रहा हूँ, I am not making you trained in school examination. If same question is being asked in school examination, फिर आप ऐसे नहीं कर सकते, मेरे सर ने बताया था कि पूरे लूप की वजह से इतना, आधे की वजह से इतना, 1/4 की वजह से 1/4 टीचर देगा 0/अंडर। वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पे पूरा का पूरा इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। एंड द लॉजिक इज सेम, the kind of logic we applied in the first case, कहां खो गया फर्स्ट केस, ये रहा, देखो बेटा dB इक्वल टू दिस कांस्टेंट दिस। अब ध्यान से देखना, यहां ध्यान लगाओ। अगर पूरा लूप होगा तो dl को इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके 2πr तक, तो यहाँ 2πr आ जाएगा। अगर आधा लूप होगा, we have half loop, then dl is to be integrated from 0 to up to, will it be 2πr or πr? It has to be integrated from 0 to πr. तो बेटा πr करोगे तो यहाँ पे उस पहले वाले से तो हाफ आ जाएगी वैल्यू ना। अगर if you are going to integrate up to πr, then it will be half. अब 12th में पढ़ रहे हैं यार, मैथमेटिक्स नहीं समझाऊंगा। अगर कोई बोले 1/4 लूप है, 1/4, this is 2πr, this is πr, this is πr/2। तो तुम क्या बोलोगे, 1/4 लूप होगा तो डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आएगा बेटा, 0 से लेके πr/2 तक। इन शॉर्ट जो आंसर यहाँ पे आ रहा है, ये उसी रेशो में बढ़ता या कम होता रहेगा। अगर नंबर ऑफ लूप बढ़ रहे हैं, देन दिस वैल्यू विल इंक्रीज। नंबर ऑफ लूप कम हो रहे हैं, दिस वैल्यू विल डिक्रीज। सीधा सीधा सा कैलकुलेशन, क्लियर बेटा। सो अगर स्कूल एग्जाम में आता है तो आपने क्या करना है, आपने यहीं से शुरू करना है, यहीं से शुरू करके पूरा का पूरा सॉल्व करना है, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। हाँ, 1 मार्क में कोई पूछ लेता है कि बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, 1 मार्क का मतलब डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इन दैट केस वी हैव टू जस्ट राइट द फॉर्मूला। तो आपने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना। डन हो गया। सो मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। तो पूरा लूप इतना, डबल लूप होगा 2 टाइम्स, 4 लूप होंगे 4 टाइम्स, n लूप होंगे n टाइम्स, आधा लूप होगा हाफ टाइम्स, 1/4 लूप होगा 1/4 टाइम, and so on and so on. So we can get that answer. तो कहाँ चले गए हम? Yes. So इस केस में, in this case, answer is this. और बेटा in this case मैं लिख देता हूँ, answer is B equal to, जल्दी बोलो, म्यू नॉट I/2r। किसका आ रहा था? फुल लूप का। ये 1/4 है, so 1/4 आ जाएगा। तो नीचे क्या बन जाएगा? म्यू नॉट I/8r is B। किसका बेटा जी? इसका। क्लियर हो गया? सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको भेजूंगा असाइनमेंट जिसमें होगा होमवर्क, लेकिन एक क्लास का होमवर्क भी तो देना बनता है ना। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल। एक बार की बात है, हमारे पास एक लूप था ऐसा, जिसका सेंटर था यहाँ कहीं दूर, और वो बना रहा था एंगल थीटा, और इसका रेडियस था r के बराबर, करंट था I के बराबर, ये है C। और कोई तुमसे कहता फाइंड
बी एट सी। बताओ मैग्नेटिक फील्ड सी पे कितनी आएगी। तुमने बतानी है दो बातें। नंबर 1 मैग्नीट्यूड कितना आएगा, नंबर 2 डायरेक्शन किधर को आएगी।